जर्मनी और इतिहास। ये दो शब्द अगर एक सांस में बोल दिए जाएं तो दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है हिटलर का, कंसंट्रेशन कैंप का। यह समझने के लिए कि इंसान आखिर किस हद तक शैतान बन सकता है। यहां पहुंचकर एक उदासी आपसे खुद ब खुद लिपट जाती है और जहां आप बस यही सोचते रह जाते हैं कि इंसान आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। बात हो रही है हॉलोकॉस्ट के सबसे भयानक कंसंट्रेशन कैंप ऑशविट्ज की। आज की वीडियो में जानेंगे कि ऑशविट्ज को ही इस काम के लिए क्यों चुना गया। क्या जर्मन लोगों ने इस जेनोसाइड को रोकने की कोशिश नहीं की? कैसे स्टेप बाय स्टेप फाइनल सॉल्यूशन को अंजाम दिया गया और कैसे इतनी बेशर्मी से पूरी प्लानिंग को डॉक्यूमेंट भी किया गया। यह नाजी जर्मनी का बनाया गया सबसे बड़ा कंसंट्रेशन कैंप था जो आज हॉलोकॉस्ट और जेनोसाइड की निशानी बनकर रह गया है। किसी एक जगह पर इतनी बड़ी तादाद में लोगों की हुई प्लान तरीके से हत्या शायद ही और कहीं हुई थी। यहां कम से कम 11 लाख लोगों को मारा गया था और इनमें से 9 लाख से ज्यादा यहूदी थे। लेकिन एक सवाल यहां यह भी उठता है कि आखिर ये यहूदी कौन थे? इनका इतिहास कहां से शुरू होता है और हजारों साल पुरानी इनकी कहानी क्या है? इस पर विस्तार से बात करेंगे एक अलग वीडियो में। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जिन लोगों को नाजियों ने अपना दुश्मन करार दिया था उनके खिलाफ नफरत अचानक पैदा नहीं हुई थी। इसके पीछे एक लंबी कहानी थी और उस कहानी को समझना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिए कि यह आंकड़ा सिर्फ ऑशविट्ज का है, जिसे हम हॉलोकॉस्ट के रूप में जानते हैं। उसमें इससे कई गुना ज्यादा लोगों की जान गई। यूरोप में रहने वाले करीब 2/3 यहूदियों को सिस्टमैटिक तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया था। ऑशविट्ज सिर्फ एक कैंप था। इस तरह के सैकड़ों छोटे बड़े कैंपस तैयार किए गए थे। हाँ, ऑशविट्ज उसमें सबसे भयानक था। इसे बनाया गया था पोलैंड के ओश्वेंचिन नाम के एक छोटे से शहर में, कार्कोव से महज 70 किलोमीटर दूर। दरअसल 1939 में नाजियों ने यहां हमला करके उसे उस वक्त के जर्मनी में मिला लिया था और फिर अपनी सुविधा के लिए शहर का नाम बदलकर ऑशविट्ज रख दिया था। 1940 से 1945 के बीच ये जगह नाजियों की सबसे बड़ी मौत की फैक्ट्री बन गई। लेकिन यह मुमकिन कैसे हो पाया? इसके लिए बाकायदा प्लानिंग की गई। 1942 में बर्लिन के एक पॉश इलाके वेन्स में एक मीटिंग हुई थी। इसमें नाजी पार्टी और उस वक्त की सरकार के सबसे अहम लोगों ने हिस्सा लिया था। यही ब्लूप्रिंट तैयार हुआ था फाइनल सॉल्यूशन का, पूरे यूरोप से यहूदियों का नामो निशान मिटा देने का सॉल्यूशन। प्लान था यहूदियों को भेड़ बकरियों की तरह जमा करके पूर्वी कब्जे वाले इलाके में भेजने का, उन्हें भूखा प्यासा मारने का और जिन पर भूख और प्यास असर ना करे उन्हें गैस चेंबर में डालने का। लेकिन सवाल यह है कि ऑशविट्ज को ही क्यों चुना गया? क्योंकि यहां रेलवे जंक्शन था और क्योंकि यह जगह जर्मनी की आम जनता की नजरों से दूर थी, इसलिए यहां इस हैवानियत को अंजाम देना आसान था। कैंप तो 2 साल पहले ही तैयार हो चुका था। अब तक कैदियों को रखा जा रहा था, उन कैदियों को जिन्हें पोलैंड के उस हिस्से से लाया जा रहा था जिन पर नाजियों ने कब्जा किया हुआ था। लेकिन यहां जगह की कमी महसूस होने लगी, तो 1941 में 3 किलोमीटर दूर बिरकानू में और भी ब्लॉक्स तैयार किए गए। यहां 4 गैस चेंबर भी बनाए गए और बगल में शमशान भी बनाया गया, क्योंकि मारे गए लोगों को जलाना भी तो था। इन कैंप में काम इंडस्ट्रियल स्केल पर हो रहा था। हर रोज ट्रेन भरकर लोग आते और एक तय प्रोसेस के तहत उनके साथ बर्बरता की जाती। ऐसा नहीं था कि लोगों को लाया गया और रैंडम उनके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। किसी ब्लॉक में लोगों के साथ फिजिकल टॉर्चर किया जाता था, किसी में रेप तो किसी में मेडिकल एक्सपेरिमेंट। लोगों का लाया हुआ सामान एक अलग ब्लॉक में रखा जाता था और आज भी अगर आप वहां जाएंगे तो कुछ कमरों में उन लोगों के जूते, उनके सूटकेस, यहां तक कि उनके साथ लाए हुए बर्तन भी आपको देखने को मिलेंगे। ये कैंप कई किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था। इसके कुल 3 हिस्से थे, ऑशविट्ज 1, 2 और 3। पहला और सबसे पुराना हिस्सा था मेन कैंप, यानी कि ऑशविट्ज 1। यहां कैद खाने के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी थे। यहां लोगों को खड़ा करके गोलियां मार दी जाती थी और जहरीली गैस देकर पहली बार लोगों को यही मारा गया था। जो कैंप बिरकानू में बनाया गया था उसे ऑशविट्ज 2 का नाम दिया गया था। याद रखिएगा, ऑशविट्ज 2। यहां दिन रात ट्रेनें आया करती थी। यहां किसी रेलवे स्टेशन की जरूरत नहीं थी। ट्रेन सीधे कैंप के अंदर ही रुकती थी। ट्रेन से उतरते ही लोगों को अलग अलग बांट दिया जाता था। नाजी इसे सिलेक्शन कहते थे। कैंप के डॉक्टर ये तय करते थे कि कौन यहां काम करने के लायक है और कौन नहीं।
बीमार लोगों को, बुजुर्गों को और बच्चों को अक्सर सीधे गैस चेंबर में ही भेज दिया जाता था। लोगों से कहा जाता था कि उन्हें नहाने के लिए भेजा जा रहा है। उनके कपड़े उतरवाए जाते और फिर उन्हें कमरे में भर दिया जाता। ऊपर से पानी की जगह एक जहर छिड़का जाता था, साइक्लोन बी नाम का। इस गैस के भरने के बाद लोग करीब आधे घंटे तक तड़पते रहते थे। मरने के बाद उनकी लाशों को पास में बनाए गए शमशान में जला दिया जाता था। 1943 से 1944 के बीच हर दिन औसतन करीब 6000 यहूदियों को इन गैस चेंबर में मारा गया। यहूदियों के अलावा यहां सिंटी और रोम समुदाय के लोगों की भी जानें ली गई। युद्ध में पकड़े गए कैदी, विकलांग और होमोसेक्सुअल लोगों को भी चुन चुनकर मारा गया। इसके बाद तीसरा हिस्सा था ऑशविट्ज 3 का। यह कंसंट्रेशन कैंप के साथ साथ लेबर कैंप भी था। यहां कैद लोगों से जबरन केमिकल फैक्ट्री में मजदूरी कराई जाती थी। उस दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, जिसके लिए यहां से पेट्रोल की सप्लाई की जाती थी और कैदियों से कहा जाता था कि काम करोगे तभी जिंदा रह पाओगे, लेकिन गुलामी करवाते करवाते उनकी जान ले दी जाती। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते यूरोप में हर 3 में से 2 यहूदी मारे जा चुके थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि इतना बड़ा जेनोसाइड हुआ कैसे? क्योंकि इन कैंप्स में जो लोग मारे जा रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो कहीं अलग रहते थे। ये आम लोग थे, जर्मनी के आम नागरिकों के तरह ही, कलीग्स, उनके दोस्त, उनके पड़ोसी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से उन्हें दुश्मन करार दे दिया गया और लोगों ने यह मान भी लिया? देखिए, रातों रात कुछ नहीं हुआ था। इस ब्रेन वॉशिंग में करीब 12 साल का वक्त लग गया था, 1933 से 1945 तक। ऐसा क्या हुआ था इन 12 सालों में? आइए अब वो समझते हैं। 30 जनवरी 1933 ये वो दिन था जब एडोल्फ हिटलर को जर्मनी के चांसलर का पद मिला। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ये यहूदियों को अलग थलग करने और उनका बहिष्कार करने की शुरुआत थी। नाजी गवर्नमेंट के पास आधिकारिक तौर पर मिनिस्ट्री प्रोपेगेंडा भी थी और इस मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी जोसेफ गेबेल के पास थी। अप्रैल 1933 में जोसेफ ने जूइश लॉयर, जूइश डॉक्टर और जूइश बिजनेसमैन के बहिष्कार की घोषणा की। इसके बाद जूइश सिविल सर्वेंट को नौकरी से निकाले जाने लगा। उन्हें समाज से अलग करने की प्रक्रिया शुरू हुई। आम नागरिकों को बताया जाने लगा कि यहूदी आपके दुश्मन हैं। फिर 1935 में आए वो कानून जिन्होंने हॉलोकास्ट की नींव रखी, नर्मबर्ग लॉस। 15 सितंबर 1935 को जर्मनी के नर्मबर्ग शहर में नाजियों को सालाना रेलवे के दौरान नाजी लीडर हरमन गोरेंग ने इस नए कानून की घोषणा की। इन कानूनों के तहत यहूदियों से उनकी नागरिकता का अधिकार छीन लिया गया। अब जर्मन और जूइश लोग आपस में शादी नहीं कर सकते थे। ऐसा करना अपराध माना जाता था और धीरे धीरे यहूदियों से सारे अधिकार छीन लिए गए। उन्हें समाज से बेदखल किया जाने लगा और उनके खिलाफ हिंसा बढ़ने लगी। लेकिन सबसे अहम बात इस नए कानून में यह थी कि आर्यन खून की पवित्रता को बचाने के नाम पर यहूदियों के साथ शादी को अपराध घोषित कर दिया गया। बिना शादी के किसी यहूदी से संबंध बनाना भी अपराध के दायरे में आ गया। मकसद यह था कि कोई भी यहूदियों के साथ मिलकर बच्चे पैदा ना करे, ताकि आर्यन नस्ल कहीं डाइल्यूट ना हो जाए। जर्मन बच्चा पालना तो दूर, यहूदियों को जर्मन ब्रीड का कुत्ता तक रखने की परमिशन नहीं थी। कुछ खरीदने जाना हो तो शाम को 4 बजे के बाद निकलो, ताकि तुम्हारी परछाई भी जर्मन लोगों पर ना पड़ जाए। और सारी हदें पार हो जाती हैं 1938 में। 9 नवंबर 1938 को नाजियों ने यहूदियों के पूजा स्थल को जलाना शुरू कर दिया। आम जर्मन नागरिकों को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए कहा गया। यहूदियों के खिलाफ लोगों के मन में इतनी नफरत भरी जा चुकी थी कि जिन लोगों ने खुद आग नहीं लगाई, उन्होंने इसे रोकने की जरूरत भी महसूस नहीं की। जले हुए मंदिर इस बात की गवाही दे रहे थे, यहूदियों के खिलाफ नफरत और हिंसा का अब तक का सबसे क्रूर दौर आने वाला था। अब बात सिर्फ भेदभाव तक नहीं रह गई थी, अब उनकी जान पर बनाई थी। कुछ 1 साल के बाद 1 सितंबर 1939 को नाजियों ने पोलैंड पर हमला बोल दिया। यहीं से शुरुआत हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। पोलैंड में रह रहे यहूदियों को लूटा गया, धन संपत्ति छीनकर उन्हें अपने घरों से निकाले जाने लगा। इन लोगों को पहचान के तौर पर अपनी बाजू पर स्टार ऑफ डेविड पहनने का हुक्म दिया गया, ताकि दूर से ही दिख जाए कि कौन यहूदी है और कौन नहीं। 1941 से नाजियों ने यही नियम जर्मनी के यहूदियों पर भी लागू कर दिया। इसी दौरान पोलैंड के वार्सो में नाजियों ने यहूदियों के लिए घीटो कॉलोनीज भी बनाई।
यहूदियों को समाज से काटने के लिए यहां भेज दिया जाता। इन कॉलोनीज की हालत इतनी खराब हुआ करती थी कि यहां रहने वाले कभी बीमारियों से, कभी ठंड से और कभी भूख से मर जाते। और फिर 1942 की वॉन्से कॉन्फ्रेंस, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। 20 जनवरी 1942 की सुबह बर्लिन के करीब वॉन्से लेक पर बने इस आलीशान विला में 15 सीनियर नाजी अफसर ब्रेकफास्ट मीटिंग के लिए जमा होते हैं। सर्दी के मौसम में इस खुशगवार माहौल में ये लोग यहूदी नाम की एक प्रॉब्लम का फाइनल सोल्यूशन ढूंढने बैठते हैं। सिस्टमैटिक तरीके से लाखों यहूदियों का मास मर्डर करने का सोल्यूशन। कंसंट्रेशन कैंप, गैस चेंबर, ये सभी आइडियाज इसी मीटिंग से निकले थे और इस मीटिंग के बाकायदा नोट्स लिए गए थे। मिनट्स ऑफ द मीटिंग की इस कॉपी में 1,11,00,000 यहूदियों का जिक्र साफ देखा जा सकता था। अगले 3 साल इन लोगों को नाजियों की यातनाएं सहनी पड़ी। और फिर 27 जनवरी 1945 जब सोवियत आर्मी लोगों को आजाद कराने के लिए ऑश्विट्स पहुंची तो वहां सिर्फ करीब 7,000 लोग ही जिंदा मिले। हॉलोकास्ट में कम से कम 1.5 करोड़ लोगों की जानें गई थी। इसमें करीब 60 लाख यहूदी थे। जो जिंदा बच पाए उन्होंने अपनी दर्द भरी यादों के साथ इजराइल, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का रुख किया। यह सब 1933 से 1945 के बीच हुआ। लेकिन यह जर्मन हिस्ट्री का ऐसा डार्क चैप्टर है कि आज 2026 में भी जर्मनी अपने इतिहास को भुला नहीं पाया। स्कूली बच्चों को न सिर्फ हिस्ट्री के बुक्स में यह सब पढ़ाया जाता है बल्कि उन्हें ऑश्विट्स ले जाया जाता है ताकि वो वहां जाकर अतीत की गलतियों को महसूस कर सके और शायद ये समझ सके कि नफरत जब धीरे धीरे समाज का हिस्सा बन जाती है तो उसका अंजाम कितना खौफनाक हो जाता है। आपने क्या महसूस किया बताइए कमेंट करके। जर्मन हिस्ट्री के इस काले अध्याय को जारी रखेंगे अगली बार अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज।